नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार लाइसेंस फीस में कटौती करने पर कर रही है विचार। एजीआर के बकाये और स्पेक्ट्रम में राहत देने की तैयारी। संगठित क्षेत्रों में ज्यादातर रोजगार छोटे ठेकेदार और सिक्योरिटी कंपनियां दे रही। कम सैलरी और अस्थायी नौकरियों से धीरे धीरे खड़ा हो रहा है रोजगार संकट। किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार की नहीं है कोई योजना। संसद में दी जानकारी। किसान पर 16.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है सरकार। मई के मुकाबले जून में एफएमसीजी की बिक्री 39.4% बढ़ी। अनलॉक में मॉल्स और दुकानों से लोगों ने जमकर खरीदे पैकेज सामान। एलपीजी ग्राहकों को राहत देने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनने की छूट। सरकार ने संसद में कहा, सेवा से संतुष्ट न होने पर ग्राहक बदल सकते हैं गैस एजेंसी। एयरपोर्ट भी पेरिस और जीएमआर एयरपोर्ट्स मिलकर लगा सकते हैं भविष्य में एयरपोर्ट्स के लिए बोली। जल्दी होगा 13 और हवाई अड्डों का निजीकरण। आईपीओ लाने से पहले 20,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की भर्ती करेगी पेटीएम। गूगल पे और फोन पे से मुकाबला करने के लिए कंपनी ने बनाई योजना। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने हुंडई और टेस्ला को ट्विटर पर दी नसीहत। कहा, इलेक्ट्रिक कारों का केवल इंपोर्ट ना करें, उनका उत्पादन भारत में करें। अप्रैल जून तिमाही में एप्पल की कमाई 33% बढ़कर 6 लाख करोड़ पर पहुंची। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा, चिप सप्लाई की चिंता बरकरार। कोरोना की दूसरी लहर का देश की अर्थव्यवस्था पर पहली लहर के मुकाबले कम असर हुआ है। इसके बावजूद 2021-22 में विकास दर के डबल डिजिट में आने का लक्ष्य दूसरी लहर के सामने हार मान चुका है। आईएमएफ ने भी अब भारत की विकास दर का अनुमान 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दूसरी लहर में थोड़ी सुस्त हो गई है, लेकिन इस लहर का अर्थव्यवस्था पर पहली लहर के मुकाबले कम असर हुआ है। हालांकि कोरोना के सेकंड अटैक से देश की विकास दर का अनुमान डबल डिजिट से घटकर सिंगल डिजिट पर आ गया है। ताजा अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का आया है। इसने 2021-22 के लिए देश की विकास दर का अनुमान 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। 2022-23 के लिए आईएमएफ ने 8.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है, यानी अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। देश के आर्थिक हालात के अनुमान पर इसके अलावा केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें दावा किया गया है कि 2021-22 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन हर एक मोर्चे पर बेहतर रहेगा। वैसे इसकी सबसे बड़ी वजह 2020-21 की कमजोर विकास दर है, जिसकी वजह से बेस काफी घट गया है। ऐसे में केयर रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए 8.8 से 9% की विकास दर का अनुमान लगाया है। संकट का सबसे ज्यादा सामना करने वाले सर्विस सेक्टर के लिए तो 8.2% का ग्रोथ रेट भी हासिल करना मुश्किल बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट से इकोनॉमी को उभारने की जिम्मेदारी एक बार फिर से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के कंधों पर है। बीकीपिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बीकीपिंग सिर्फ फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हल करने का काम नहीं करती, ये इंडिया की विकास दर को बढ़ाने का भी काम करती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ चाहिए, जैसे पिछली बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 500 करोड़ के आसपास बीकीपिंग बढ़ाने के लिए फंड दे रहे हैं, पर मेरे ख्याल के मुताबिक 500 करोड़ बहुत कम है, क्योंकि बीकीपिंग से जो आने वाला इफेक्ट है बहुत बड़ा इफेक्ट है। पहले से ही नुकसान झेलने को मजबूर होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, रिटेल, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जैसे कारोबार कोरोना की दूसरी लहर में और ज्यादा संकट में फंस गए हैं। केयर रेटिंग्स का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले से ही सुस्ती का सामना कर रही है। डिमांड में कमी का ट्रेंड कोरोना महामारी में और बढ़ गया है। डिमांड में कमी को दूर करने के लिए सरकार और आरबीआई ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन हालात में मनमाफिक सुधार नहीं हुआ है। सडन लॉकडाउन और इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसकी वजह से इंडिया का इस फाइनेंशियल ईयर में उस लेवल पर लेकर आना जो हमने एक्सपेक्ट करा था, वो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो गई। 3-4% की ग्रोथ भी बहुत मायने रखती थी हमारे लिए। बहरहाल
ये भी देखा गया कि कमोडिटी प्राइसेस के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, उनके प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से जो कुशन्स थे प्रॉफिट मार्जिन्स के, वो भी कम हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उनका उस गति से ना चल पाना जिस गति से डेवलप कंट्रीज का चलता है। कोरोना काल में निवेशकों की पसंद में काफी बदलाव आए हैं। आमदनी घटने के बाद निवेशक कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति लोगों की पहली पसंद बन गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ी आफत तो लोगों की आमदनी में कमी के तौर पर आई है, लेकिन काफी लोगों ने इस महामारी में जमकर कमाई भी की है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हालात को तोल-मोल कर निवेश करने का इरादा बना रहे हैं। इन्हीं लोगों के मन की बात समझने के लिए Housing.com और नरेटको ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक रियल एस्टेट 43% निवेशकों की पहली पसंद है। शेयर बाजार 20% निवेशकों को ज्यादा रास आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट पर 19% निवेशकों का भरोसा बरकरार है और गोल्ड में 18% निवेशक पैसा लगाने को फायदेमंद मान रहे हैं। इस सर्वे के नतीजों से साफ जाहिर होता है कि पहली बार घर खरीदने वालों और अपने घर को अपग्रेड करने वालों के दम पर रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ रही है। ये साल 43% लोगों घर खरीदना सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इस तुलना में पिछले साल 35% लोगों घर खरीदने को इन्वेस्टमेंट मानते थे। कॉर्पोरेट्स वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क पॉलिसी को अपनाने के साथ लोग बड़े घर खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। घर की डिमांड में कोरोना काल में हुई बढ़ोतरी की बड़ी वजह कीमतों में आई कमी और सस्ते इंटरेस्ट रेट को माना जा रहा है। हालांकि ये फैक्टर पहली लहर के बाद तो कम रहा था, लेकिन दूसरी लहर के बाद रियल एस्टेट को बिक्री बढ़ाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। घर खरीदारों को इस समय भारी भरकम डिस्काउंट की तलाश है। इसके साथ ही 71% ग्राहक भुगतान के लिए आसान शर्त चाहते हैं, जिनमें उन्हें अलग अलग किस्तों में पेमेंट करने की छूट मिले। लेकिन ग्राहकों की इस चाहत के आड़े आ रही महंगाई, जिसने बीते कुछ महीनों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अलग से कमरे की रिक्वायरमेंट महसूस हुई है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को अपग्रेड कर रहे हैं। घर और ऑफिस के साथ आ जाने से बड़े घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से घर खरीदना आसान हुआ है और बिल्डर्स ने भी इजी टू पे ऑफर्स निकाले हैं। उसकी वजह से घरों की खरीद में तेजी आई है। प्लॉट और फ्लोर्स की तेजी अभूतपूर्व है। ऐसा पिछले कई वर्षों से नहीं देखा गया। हालांकि रियल एस्टेट के लिए राहत की बात है कि इस बार खरीदारों के सेंटिमेंट्स कमजोर नहीं हुए हैं। अगले 6 महीने के लिहाज से रियल एस्टेट का आउटलुक शानदार नजर आता है। आदित्य केराणा, आज तक।